हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंशिएंट वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया। तो एम्परर अशोका ने जो कार्य किए वो थे एनिमल हॉस्पिटलों का निर्माण, जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा। उस पीरियड को हम याद रखते हैं किस नाम से? मेडिवियल पीरियड के नाम से। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ओरिजिन, प्री इंडिपेंडेंस 1880 में आपको याद रखना है वैक्सीनेशन एक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पीरियड के दौरान आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1940। So, good morning everyone, welcome to Amrit Gyan. In this today's session we will discuss a very important topic, that is historical perspective of community health nursing. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो बदलाव किस जगह से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें आपको कुछ ईयर्स को याद रखना होगा और कुछ एराज को याद रखना होगा। सो हम इसको 4 एरा में डिस्कस करेंगे। पहला जो एरा है दैट इज एंशिएंट पीरियड, और एंशिएंट पीरियड ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ग्लोबली भी जो चीजें हुई हैं उनके बारे में भी हम इस सेशन के बाद ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो चीजें ग्लोबली हुई, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक कब खोजा, तो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वैक्सीन कब खोजी गई, या रॉबर्ट कोच का क्या योगदान है, वो किस ईयर में उन्होंने क्या इन्वेंट किया, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने कब माइक्रोस्कोप को रिफाइन किया, ये सब डेट भी हम इस सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन जो आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के, यही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में आते हैं। और एकेडमिक में तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ही। तो हम इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका वैदिक पीरियड और दूसरा होता है आपका बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। बुद्धिस्ट पीरियड, इसका पीरियड जो होता है वो लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी का पीरियड होता है इसका, ये आप समझ लीजिए इसमें। और इसके अंदर आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। वैदिक पीरियड में आपने वैदिक पीरियड लिखा, उसका एरा लिख दिया, उसके साथ यहां आपको इसके 3 चीजें डालनी है जिन्होंने पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा क्रियान्वित किया और साथ में ही जो लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको प्रिजर्व करने में मदद की। इस एरा में क्या चीजें हुई? पहली चीज हुई आयुर्वेदा का ओरिजिन हुआ। इस पीरियड में आयुर्वेदा का ओरिजिन हुआ। आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कंपाइल किया सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, अत्रेय संहिता में, अग्निवेश तंत्र में। तो ये जो वैदिक पीरियड है इसके अंदर पहला आपका जो माइलस्टोन है वो है आयुर्वेदा का ओरिजिन। दूसरी चीज जो हुई एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। यहां जो आश्रम जो थे इस पीरियड के दौरान उन्होंने पब्लिक हेल्थ की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रिलीजियस प्रैक्टिस से जोड़ा, और जो आश्रम थे उन्होंने पर्सनल हाइजीन पे फोकस किया। ये चीजें आपको बहुत जरूरी तौर से समझनी होंगी। आयुर्वेदा का ओरिजिन हुआ, योगा प्रैक्टिस की, और तीसरी चीज हमने एनवायरमेंटल सैनिटेशन पे कार्य किया। ये वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड में आपको ये तीनों चीजें लिख देंगे जब आप पहला एंशिएंट पीरियड लिखा, और एंशिएंट पीरियड के बाद इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे आप। वैदिक पीरियड में आपने लिख दिया तीनों, और उसके बाद दूसरी चीज आती है बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड आप लिखेंगे 500 बीसी टू 200 बीसी का जो पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम। इसका 500 बीसी का मतलब हुआ आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, ठीक है। और इस समय में क्या हुआ बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर, इसमें जो महान सम्राट अशोक उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया। तो इसमें आप पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो होगा आपका पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स। दूसरी चीज आप इसमें लिखेंगे पब्लिक हॉस्पिटल बाय एम्परर अशोका द ग्रेट, एम्परर द अशोका ग्रेट, ठीक है। ये आपको पहला एक माइलस्टोन है बुद्धिस्ट पीरियड का, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा इसी के अंदर आप समझेंगे जो किंग अशोका जो थे उन्होंने पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए बहुत काम किए, और उसमें सबसे बड़ा काम तो यही है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ। दूसरी चीज पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो एम्परर अशोका ने जो कार्य किए
वो थे एनिमल हॉस्पिटलों का निर्माण। एनिमल हॉस्पिटल भी उन्होंने बनवाए पशुओं के लिए भी। जिस महान सम्राट ने कार्य किया वो थे हमारे सम्राट अशोक। एनिमल हॉस्पिटल्स का भी निर्माण किया गया, ठीक है। तीसरी चीज, जो उन्होंने प्योर वाटर सप्लाई की व्यवस्था की। प्योर वाटर सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एनवायरमेंटल हेल्थ के तौर पे भी, और दूसरा जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस है उनमें भी। यहां फोर्थ जो चीज है आपको जरूर से याद रखनी है, स्क्रीनिंग उत्सव, हेल्थ स्क्रीनिंग उत्सव सम्राट अशोक के शासनकाल में संपूर्ण जो प्रजा थी उनकी, उसमें उसके लिए आयोजित किया जाता था। जहां पे क्या होता था कि जो वैद्य थे वो क्या करते थे, प्रजा के स्क्रीनिंग करते थे। जो आज हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो स्क्रीनिंग हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप के तौर पे उसका आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो आपने दो पीरियड पढ़ लिए एंशिएंट पीरियड के अंदर, एक था आपका वैदिक पीरियड, दूसरा हो गया आपका बुद्धिस्ट पीरियड। और अब हम जो हमारा जो एंशिएंट पीरियड है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान यही प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदा की प्रैक्टिसेस सन 1000 तक ये चली, जब तक कि दूसरे जो आक्रमणकारी जो बाहर से जो भारतवर्ष में आए, जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा, उस पीरियड को हम याद रखते हैं किस नाम से, मेडिवियल पीरियड के नाम से। किस नाम से, मेडिवियल पीरियड के नाम से। मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड के दौरान क्या हुआ, ये समय इसका लिख लीजिए 1000 सन 1000 से, ये एडी में आ गए। अब हम एडी टू क्या था 1700 1700 एडी तक, ये पीरियड वो पीरियड है जिसमें क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस क्यों हुआ डिक्लाइन, क्योंकि जो संस्थाएं थी इस पीरियड में क्या हुआ, आक्रमणकारी थे। कोई भी भारतवर्ष की स्ट्रक्चर थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। आक्रमणकारी थे, आक्रमण करके लूट के ले जाना था। तो उन्हें नहीं पता था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय, उनसे ज्ञान कैसे दिया जाता है। जैसे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 10,000 स्टूडेंट हुआ करता था और 1500 टीचर्स थे। तो इस दौरान बहुत सारी जो संस्थाएं थी उनका नुकसान हुआ। और इस पीरियड में ही जो आक्रमणकारी थे, उसके बाद फिर मुगल जो शासनकाल है, मुगल शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि एक नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। वो है आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ओरिजिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये यहां इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको इस मेडिवल पीरियड में याद रखना है कि यहां पब्लिक हेल्थ की जो प्रैक्टिसेस थी ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गई थी। कि मतलब जो लोग हमारे वैदिक पीरियड में जो आश्रम ने जो प्रैक्टिसेस धर्म के साथ जोड़ी थी, रिलीजियस प्रैक्टिस में जो जोड़ी थी, वो यहां इंडिविजुअलिस्टिक तौर पर ही लोगों ने, इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअलिस्टिक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये आपको यहां तीन चीजें इस पीरियड में याद रखनी है, ठीक है, मेडिवल पीरियड में। ठीक, मेडिवल पीरियड 1000 एडी टू 1700 एडी, जब तक कि ब्रिटिश रूल नहीं आया। तीसरा जो पीरियड है, इसको तीसरे एरा को हम पढ़ते हैं प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, या आप इसे याद रख सकते हैं ब्रिटिश रूल के तौर पे, ठीक है, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में एलोपैथिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको फोकस किया गया। दूसरी चीज आपको ब्रिटिश पीरियड में, अब यहां से हमें याद रखना है, देखिए यहां पर हमें बहुत सारे जो, जैसे लॉर्ड रिपॉन है, उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। इस तरह की चीजें जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है ना, ये ब्रिटिश पीरियड है जिसको हम 1700 से 1757 से 1757 टू कितना लेके चलते हैं 1947, ठीक है। ये वो पीरियड है जिस दौरान ब्रिटिश रूल में पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सारे कार्य हुए, जिनमें कुछ कानून बनाए गए और कुछ जो फॉर्मलिस्टिक जो स्ट्रक्चर थे उनका निर्माण किया गया। प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहा हूं मैं। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहले चीज जो हम इसमें याद रखेंगे वो एक 1757 आप याद रखिए, या आपको पता ही होगा।
ब्रिटिश रूल जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत में लागू हो गया। अब 1859 में क्या हुआ, रॉयल कमीशन लाया गया। ये डेट अब याद रखते जाना। अब हम यहां से डेट को याद रखेंगे। 1859 में क्या हुआ, रॉयल कमीशन आया, रॉयल कमीशन फॉर सैनिटेशन, रॉयल कमीशन फॉर सैनिटेशन इन आर्मी कैंप्स 1859। 1864 में क्या हुआ, 1864, अब आप इसको याद रखते जाइएगा, 1 2 ऐसे करके याद रखते जाइए। इस एरा को हम ईयरली हम इसे यहां डिस्कस करेंगे। 1859 रॉयल कमीशन, 1864 सैनिटेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। आपके जो मेजर प्रोविंसेस जो थे, बड़े जो राज्य थे, वहां पर सैनिटेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुए, जिनका काम जो साफ सफाई है उसको देखना था। ठीक है। तीसरी चीज जो हमें यहाँ याद रखनी है वो है हमारा 1873 टू 74 का पीरियड। ये एक साथ आप दोनों डेटों को याद रखें, 1873 टू 74। यहाँ एक कानून बना, पब्लिक हेल्थ एक्ट, और ये पास हुआ इंडिया में 1974 में। 73 74 वाला जो पीरियड है ना, ये दोनों साल के, इन दोनों ईयर्स में हमारा क्या बना, पब्लिक हेल्थ एक्ट पास हो गया। ये बना भी और पास भी हो गया, पब्लिक हेल्थ एक्ट। ठीक है, पास्ड इन इंडिया। ठीक, 1873 74। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है 1880, जिसमें वैक्सीनेशन एक्ट बना। 1880 में आपको याद रखना है वैक्सीनेशन एक्ट, वैक्सीनेशन एक्ट। और बेसिकली जितनी एपिडेमिक्स जो हो रही थी, जो डिजीजेस, जैसे कॉलेरा आउटब्रेक हुआ 1854 में यूके में, 1832 में हुआ कोलकाता में। ये वो समय था जब कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स ये अपने पीक पर थे। जब इनका आउटब्रेक जब होता था ना, तो बहुत सारी पॉपुलेशन एकदम से ग्रस्त हो जाती थी। तो ऐसी प्रैक्टिसेस थी, जो वैक्सीनेशन है वो हमें नहीं कराना, ऐसा बहुत से जो सोशल स्टिग्मा जो होता है ना, उसके लिए क्या लाया गया 1880 में वैक्सीनेशन एक्ट। नेक्स्ट जो आया दैट इज 1885, नेक्स्ट ईयर 1885 में एक व्यक्ति का नाम जरूर आप याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। और इनको क्या कहा जाता है, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में लॉर्ड रिपन ने बताया था कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत है फॉर हेल्थ, और 1885 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1887, आपको नेक्स्ट डेट याद रखनी है 1887, जिसके अंदर क्या बना, एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक एक्ट। 1887 में जो एपिडेमिक एक्ट आया, एपिडेमिक एक्ट का कार्य जो था वो हमने अभी कोविड-19 के दौरान देखा। और ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है प्लेग को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसका आज भी जब भी कभी एपिडेमिक कोई डिजीज आती, अकरेंस होता है, तो इसके जो प्रावधान है उन्हें हमने कोविड-19 में भी इंप्लीमेंट होते हुए देखा। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में आया। इसके बाद 1911 में क्या आया, बर्थ एंड डेथ 1911। इसमें क्या आया, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिस बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिससे हमें किस चीज में मदद मिलती है, एपिडेमियोलॉजी में रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, 1911 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, पास हुआ, और इससे हमें एपिडेमियोलॉजिकल जो डेटा है ना, वो हमें मिल जाता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन से। जैसे अभी क्रूड डेथ रेट निकालनी है या क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करना है, तब हमें क्या निकालना होगा, हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए ना। तो ये जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो है, ये एक्ट पास हुआ 1911 में। ठीक है, वो 1920 में हेल्थ सर्विसेज को डिवाइड कर दिया गया सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो 1943 में कमेटी बनाई, जिसका नाम जो था वो था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, और इसके जो चेयरमैन बनाए गए वो थे जोसेफ वॉर। वो उन्होंने रिकमेंड किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन के तौर पर, और 1946 में ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी। ठीक है, 1943 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया, 1946 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। दोनों ही जगह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये एरा ऐसा है जिससे हम आज तक कंटिन्यूटी में इसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जब देश आजाद हो गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब पास हुआ, 1948 में। सो हमारे लिए तो बहुत ईजी है दोनों चीजें याद रखना।
1948 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना और इसके बाद 1948 ये आपका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना का वर्ष है। ठीक है। 1950 में क्या हुआ, 1950 में हमारा हुआ जो आज हेल्थ एजुकेशन हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के इंपोर्टेंट एलिमेंट में से एक है, जो 8 एलिमेंट हम पढ़ते हैं उनमें से एक हेल्थ एजुकेशन आता है। उस हेल्थ एजुकेशन के लिए जो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो जो थी, इसकी स्थापना 1950 में हुई, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। इस ब्यूरो का स्थापना जो की गई वो 1950 में की गई। ठीक है। 1951 में आप सबको पता ही है 1951 में क्या हुआ था, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। ठीक है। 1951 में ये 1951 में जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करते हुए आया था पहला प्लान 1951 में। फोर्थ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सो इसमें हम नेक्स्ट लेके जाएंगे 1952 को, जहां क्या लॉन्च हुआ, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड का पहला पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव था ये, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है। 1952 में लॉन्च हुआ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। साथ में ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी वर्ष में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी वर्ष में लॉन्च किया गया 1952 में। ठीक। 1953 में क्या किया गया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 1953 में। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में। और वेक्टर बॉर्न जितनी डिजीजेस हैं उनके लिए भी इसके अंदर इनिशिएटिव्स दिए गए थे। ज्यादातर मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किया गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। ठीक है। 1958 में क्या आया, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम का जो मेन जो उद्देश्य था, सोशल एंड डिजीज जो स्टिग्मा था लेप्रोसी के साथ जुड़ा हुआ, उसको एड्रेस कर रहा था हमारा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहला बना 1961 में। 1961 को याद रखिए, जिसमें 1961 में क्या था, फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना 1961 में। 1958 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 1961 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर आया, 1962 में नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया। अब गोइटर को रोकने के लिए आयोडीन की कमी पता चली, तो उसको जो है घर घर जाकर नमक को टेस्ट किया गया कि इसमें आयोडीन है या नहीं है। नहीं था तो उसे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव के तौर पे लोगों को आयोडीन युक्त नमक लेने के लिए सलाह दी, और जितने इनिशिएटिव के तहत दिला सकते थे उतने आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई भी प्रोवाइड करी। ठीक है। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। और इसके बाद नेक्स्ट 1963 में क्या आया, मीजल वैक्सीन डेवलप हुई ग्लोबली। मतलब ये सिर्फ बनी थी, अभी हमारे मीजल्स वैक्सीन जो थी वो यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन वो बन गई थी मीजल्स वैक्सीन। ऐसे ही आपका पोलियो जो वैक्सीन थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई जस्ट, उसके लिए हमारे देश में कोई ऐसी इनिशिएटिव शुरू नहीं हुआ था। 1962 के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे 1974 में क्या हुआ, WHO ने ग्लोबली EPI लॉन्च किया। EPI क्या है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। और 1974 में जब WHO ने ग्लोबली इसे इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, तो 1978 में भारत में भी वैक्सीनेशन ये EPI के तहत शुरू हुआ। ठीक है। इन 1978 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ EPI के तहत 1978 में लॉन्च हो गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 1985 में लॉन्च किया गया। 1985 में UPI लॉन्च हुआ नवंबर 15। ठीक है। 1985 में। ठीक है। 1974 से और 85 जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, इसी दौरान क्या हुआ, एक 1976 का डेट और बचा है जिसमें हमने क्या किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है।
ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए प्रोग्राम आया 1976 में। और 1978 में इसको आपको जरूर समझना चाहिए, एल्मा एटा जो डिक्लेरेशन था उसमें 1978 में WHO ने इंट्रोड्यूस किया हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस है ना, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसके ऊपर ही आज ये प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाती हैं इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। प्राइमरी हेल्थ केयर की जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो इस हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, ये जो कॉन्सेप्ट जो था इसका डिक्लेरेशन WHO ने एल्मा एटा एक कॉन्फ्रेंस में किया था, एक जगह है एल्मा एटा वहां पर 1978 में। भारत ने 1981 में इसका सिग्नेचरी कंट्री बना। 1981 में इस डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लिया, भारत ने अपने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है हम प्राइमरी हेल्थ केयर को सन 2000 तक अवेलेबल कराएंगे हर एक नागरिक को। टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल गेट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बाय 2000। सो इसको जब आपने साइन कर दिया 1981 में इस डिक्लेरेशन को, एल्मा एटा की डिक्लेरेशन को, तो भारतवर्ष में क्या हुआ, 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1983। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है 1985, हम डिस्कस कर चुके हैं। 2000 में RCS सेकंड ये लॉन्च किया गया, ठीक है, RCS सेकंड। इसके बाद सन 2001 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, फेज 3, ठीक है। इसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी सन 2002। इसके बाद 2001 में तो आप उसको याद रख लीजिए, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 3rd फेज, ठीक है, सन 2001 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सन 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। 2002 में क्या हुआ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। ये कौन सी पॉलिसी थी हमारी? सेकंड, क्योंकि फर्स्ट कौन सी थी? 1983। जब 1981 में एल्मा एटा डिक्लेरेशन में हेल्थ फॉर ऑल जो था उसको सिग्नेचरी कंट्री बना इंडिया 1981 में, और 83 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की गई। उसके बाद समय बदला, कितनी सारी बीमारियां इरेडिकेट हो गई, कितना सारा नया इमर्ज हुई, तो उन सबको एड्रेस करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई सन 2002 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ठीक है। 2005 में आपका NRHM लॉन्च हुआ, जिसने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया इंडिया में। यदि भारतवर्ष में NRHM जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं किया होता तो आज भी बहुत सारा जो हेल्थ फॉर ऑल है ना, हमारे एवरी सिटीजन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, वो शायद पॉसिबल ना हो पाते। जननी सुरक्षा योजना सन 2005 में लॉन्च हुई, और इसमें जो है इंसेंटिव देना शुरू किया। 2005 में दो चीजें हुई, एक तो NRHM लॉन्च हुआ, और सन 2005 में ही GSY लॉन्च किया गया। सन 2005 में इंसेंटिव देना शुरू किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ जाएं, इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो हॉस्पिटलों में जाके, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, जो नियर बाई जो भी हेल्थ सेटअप है, वहां जब डिलीवरी हो रही है तो उनको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना शुरू किया। लेकिन इस इंसेंटिव के बाद भी वो प्रगति नहीं मिल रही थी। तब सन 2006 में क्या मिला, 2006 में आया आशा वर्कर कॉन्सेप्ट, जिसमें एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो उसी गांव की उस 1000 की पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर होगी, और वो वहां इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कराएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आशा वर्कर जो इंट्रोड्यूस की गई 2006 में। 2017 में क्या हुआ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लाई गई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। 17 में ही एक और काम हुआ, जो हमारा RNTCP जो था ना, उसका नाम परिवर्तित किया गया NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम।
और जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है ना, इसके तहत सन 2025 का लक्ष्य लेके इसको बनाया गया कि भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे, जिसके अंदर निक्षय लाया गया, जिसके अंदर डाइट के लिए यहां जो पेशेंट है उसको कैश इंसेंटिव भी दिया गया। ठीक है, 2017 ये भी चल रहा है और उम्मीद है कि जो एनटीपी है ये अपने लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त कर लेगा। 2017 के बाद 2018 में इस भारत में एक बहुत ही बड़ा बदलाव स्वास्थ्य क्षेत्र में लाया गया और वो स्कीम लॉन्च हुई आयुष्मान भारत योजना, पीएम जय। इस योजना के तहत दो चीजें की गई, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की गई, इसके अंदर आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान बहुत क्वेश्चन आते हैं और आयुष्मान भारत योजना जो है ना, इसमें आपको दोनों कंपोनेंट को समझना होगा। इसमें क्या होता है, तो आयुष्मान भारत योजना में दो चीजें आई आपकी, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब परिवारों के लिए और साथ में ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना जो सबके लिए है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो जितना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आयुष्मान भारत योजना के तहत ही लाया गया और उसमें जो नर्सिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ आपको जो नर्सिंग पर्सोनल्स हैं उनको ऑथराइज किया गया कि आप ये मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 2019 एक ऐसा पीरियड जिस 2019 में विश्व ने एक ऐसी पेंडेमिक को देखा जिसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया, साथ ही साथ बहुत से लोगों ने उस महामारी में अपनों को खोया और देशों की जो इकोनॉमी थी उसे इसने बर्बाद किया। 2019 का जो कोविड-19 का आउटब्रेक चाइना से हुआ और इसका वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन था, पेंडेमिक ने पब्लिक हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को इसकी रोकथाम के लिए, जिसमें लॉकडाउन लगाए गए, सर्विलियंस किए गए, टेलीमेडिसिन दी गई और ये जो रोकथाम के जो तरीके थे उनको तो जो कोवैक्सीन और कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये भारत मेड इन इंडिया वैक्सीन्स थी जिन्होंने कोविड-19 पर भारत की विजय को सुनिश्चित किया। 2000 कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड थी ये वैक्सीनेशन कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत में शुरू किए गए और इसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए इसी टाइम पर 2021 में कोविन आरोग्य सेतु ये वो इनिशिएटिव थे जिनसे इस बीमारी की ट्रैकिंग और वैक्सीन की मॉनिटरिंग की गई। ठीक है, लॉकडाउन, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग की गई कोविड-19 से बचाव के लिए। 21 में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ और वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन रोल आउट था। ये कोविन प्लेटफॉर्म जो था उसको लॉन्च किया गया। कोविन वैक्सीनेशन ड्राइव जो था फास्टेस्ट वैक्सीनेशन रोल आउट था वर्ल्ड का। इसके साथ जो 21 में ही इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया जिससे कि हमारा इम्यूनाइजेशन को सही से फोकस कर सकें। 21 से 21 में हमारा क्या था, हमारा वैक्सीनेशन कोविड-19 के अगेंस्ट शुरू हुआ। कोविन हमने एक ऐप के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की और आरोग्य सेतु से हम क्या कर रहे थे, कोविड-19 की सर्विलेंस और आइसोलेशन क्वारंटाइन को एंश्योर करा रहे थे, जिससे हमारे जो डायग्नोस्टिक मेजर्स थे वो प्रभावी तौर से आरोग्य सेतु के द्वारा लागू हो रहे थे। ओके, आफ्टर दिस वी विल मूव टू 2023। कोविड-19 के बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत
50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया टू दी बेनिफिशियरीज। 50 करोड़ प्लस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पीएमजे आयुष्मान कार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 50 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को। ठीक है। 2024 में इंडिया में कुछ स्टेट को मलेरिया फ्री किया गया, है। सो ये 2024 तक की बात आज हमने की। इसके बाद हम 2025 में हम जाते हैं। सो 2025 में क्या करना है, जो टीबी एलिमिनेशन की जो स्ट्रेटेजीज एनटीईपी के तहत लागू हैं, उसमें 2025 में डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबली कुछ स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन किए हैं उनकी तरफ डब्ल्यूएचओ। अब हम इन स्ट्रेटेजीज के तरफ कार्य करेंगे आगे। ये अभी जस्ट डब्ल्यूएचओ ने इंट्रोड्यूस किए हैं टीबी एलिमिनेशन के लिए। और ये जो 2025 के जो माइलस्टोन्स हमने अभी डिस्कस किए, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसी सेशन में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो उनमें सबसे पहला जो डेट आते हैं दैट इज मेजर जो प्रोग्राम्स हैं उनको, और जो हमारे कैंपेन्स चले इंडिया में उनको। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च हुई, मिशन इंद्रधनुष 2014 में हुआ, आयुष्मान भारत पीएमजे योजना 2018 में लॉन्च हुई, एनटीईपी को नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च किया गया, और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ मिशन 2021 के तहत हेल्थ आईडीज और डिजिटल एक्सेस दिया गया। जो आज जस्ट हम इसकी समरी की बात करेंगे, जो आज हमने आज डिस्कस किया इस पूरे सेशन में। उसमें सबसे पहले हमने एंशिएंट पीरियड पढ़ा, जहां हमने एंशिएंट सिस्टम में पढ़ा कि आयुर्वेदा और सैनिटेशन, और उस समय जो महामारी थी प्लेग, उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए, सैनिटेशन के ऊपर क्या कार्य हुए थे। वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड में हमने इसे पढ़ा एंशिएंट। उसके बाद हमने मेडिवल पीरियड था, उसमें हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम का डिक्लाइन हुआ और यूनानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया उस पीरियड में। और उसके बाद जो ब्रिटिश रूल था, उसमें हमने कुछ एक्ट के बारे में पढ़ा जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। और इसके बाद जो देश जब आजाद हुआ, तो उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम किस समय में लॉन्च किए गए, इसके बारे में इस सेशन में हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो हमारी जो ग्लोबल जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, वो सभी अचीवमेंट्स के लिए हम एक और अलग से सेशन रखेंगे, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो डेट्स और वो टाइम जब कोई वैक्सीन कब खोजी गई, या कभी जर्म थ्योरी कब प्रतिपादित हुई, और साथ ही साथ हमारी जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट से फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब ओपन हुआ, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।